तो सबसे पहले हमने मोमेंटम के बारे में ही मैंने सोचा कि सबसे पहले तो हम मोमेंटम को ही जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। बच्चों मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू में वेलोसिटी, ये हम जानते हैं। इसमें m जो होता है मास को रिप्रेजेंट करता है और v जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन मोमेंटम की होती है, क्योंकि मास जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही मोमेंटम की होगी। यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। न्यूटन ने जो है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मोमेंटम इंट्रोड्यूस किया और उसने कहा कि जो फोर्स जो होता है, जब आप फोर्स को कैलकुलेट करते हो तो dp/dt यानी कि मोमेंटम का चेंज होना टाइम के साथ, मतलब अगर कभी भी आपको फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो आपको मोमेंटम का बदलना यानी चेंज इन मोमेंटम आपको देखना होगा। तो यानी d/dt ऑफ आप मोमेंटम की जगह लिख देंगे मास इनटू में वेलोसिटी। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में से मास को हम कॉमन कब निकाल सकते हैं या वेलोसिटी को कॉमन कब निकाल सकते हैं या दोनों को ही कॉमन नहीं निकाल सकते, काफ़ी सारी बातें इसमें की जा सकती हैं। एक एक करके बात करते हैं। सपोज़ करो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कांस्टेंट है, कोई एग्जांपल, सपोज रोड पे कार चल रही है, उस केस में उसका मास कांस्टेंट होगा। तो अगर मास कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाएगा dv/dt, यानी कि F = ma वाला फॉर्मूला, क्योंकि dv/dt जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, तब लगाना होता है जब मास जो है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है v × में dm/dt। dm/dt जो है टाइम के साथ बदलने वाला मास हो सकता है। कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैं एक एक करके सारे दूंगा आपको भी। तीसरा केस है अगर mv दोनों ही कांस्टेंट है, अगर मास और वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट हैं तो जो फोर्स है बच्चों वो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि अगर मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है तो फोर्स ऑलवेज गोज ज़ीरो। और बच्चों अगर मास और वेलोसिटी दोनों ही वेरिएबल हैं तो फॉर्मूला आपका जो है आपका बन जाएगा m × में dv/dt प्लस v × में dm/dt। दिस इज़ योर प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो मोस्टली जो प्रॉब्लम जो हमारी बेस्ड होती हैं वो ज़्यादातर टाइप 1 और टाइप 2 के ऊपर बेस्ड होती हैं, पर टाइप नंबर 2 के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। तो एक एक करके मैं सारे बात करूँगा। हालांकि फर्स्ट वाले टाइप के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आगे मैं कंस्ट्रेन मोशन के बारे में, पुली वगैरह कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो लेक्चर नंबर 2 आपका आएगा, उसके बारे में बात करूँगा। बट आज की जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मोमेंटम और फोर्स के ऊपर रखी गई है, तो इसी को पहले क्लियर कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो कि एक मशीन गन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक मशीन गन में से जब कुछ बुलेट्स फायर हो रही हैं, सपोज़ करो कि इनमें से n बुलेट्स पर सेकेंड फायर हो रही हैं। अगर n बुलेट्स पर सेकेंड फायर की जा रही हैं और हर एक बुलेट का मास m है, मास ऑफ ईच बुलेट है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ कि जो फोर्स है वो इस गन पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो अपनी जगह पे रहे, क्योंकि आपको पता है जब बुलेट्स निकलेंगी तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी। तो अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो पहले हम ये देखना चाहेंगे कि बुलेट्स ने कितना फोर्स लगाया होगा। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे v × में dm/dt। ये वाला फॉर्मूला मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ उसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन में आपसे गिवन दे दूँ कि जितनी भी बुलेट्स फायर हो रही हैं सबकी स्पीड एक जैसी है, यानी एक बुलेट फायर हुई फिर एक और बुलेट फायर हुई, जब भी बुलेट्स फायर हो रही हैं हर बार उनकी जो स्पीड है वो नियरली सेम है, तो v यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए v को मैंने यहाँ पे बाहर कर दिया है और dm/dt यहाँ पे केस हो जाएगा, तो v हो जाएगा। अब यहाँ पे dm जो है मास चेंज है जो कि बुलेट्स की वजह से चेंज हो रहा है। तो आप सबको पता है एक बुलेट का मास अगर m है तो नंबर ऑफ बुलेट्स n फायर हो रही है, तो टोटल मास जो चेंज आ रहा है वो इतना आ रहा है एवरी सेकेंड, क्योंकि देखो नंबर ऑफ बुलेट्स n पर सेकेंड दिया हुआ है। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, यानी F = हो जाएगा mnv, ये मेरा फोर्स हो जाएगा। ये वो फोर्स है जो बुलेट्स ने गन पे लगाया है। इसका मतलब इतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स मुझे ऑपोजिट में लगाना पड़ेगा ताकि गन अपनी जगह पे बनी रहे। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। दूसरा एग्जांपल है कि एक पाइप है और उस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सपोज A है, और इस पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट दे रखी है, और सामने बच्चों एक वॉल के ऊपर इसमें से वाटर निकल के सामने जाके वॉल को हिट करता है, तो कितना फोर्स ये जो है एग्जर्ट करेगा। अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि वाटर हिट करने के बाद बाउंस बैक नहीं हो रहा है तो क्या होगा, और अगर हिट करने के बाद सेम स्पीड से अगर बाउंस बैक हो जाता है तो क्या आंसर होगा, दोनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि वाटर जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आया होगा तो कुछ डिस्टेंस कवर हुआ होगा। लेट अस इमेजिन dx डिस्टेंस कवर हुआ होगा टाइम dt में, तो अगर डिस्टेंस dx कवर हुआ है टाइम dt में तो ये सबको पता है वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअली अभी जो इंटरेस्ट है वो ये जानने में है कि इतने पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा, जो मैंने ब्लू से शेड किया है। तो इतने पोर्शन का मास, मैं सबको पता है मास होता है वॉल्यूम
इंटू में डेंसिटी, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू में थिकनेस। थिकनेस हमारी dx है, तो मेरा ये dm हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा मास कैलकुलेट हो गया। अब मैं मास को टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो आपको मिल जाएगा a dx बाई dt इंटू में रो, तो ये बन जाएगा a वेलोसिटी रो। और आपको पता है ना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपका जो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो v इंटू में dm बाई dt कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो F इक्वल टू आ जाएगा v इंटू में dm बाई dt यानी a v इंटू में रो, तो फोर्स आ जाएगा a v स्क्वायर रो। ये फोर्स तब आएगा जब वाटर ने जो है वॉल को हिट किया लेकिन बाउंस बैक नहीं किया। लेकिन अगर वाटर अगर सपोज करो हिट करके बाउंस बैक करता है तो इतना ही सेम रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में दोबारा लगाएगा। एक बार तो देखो, एक बार तो पानी जो है वॉल को हिट करेगा तो इतना फोर्स लगाएगा जितना मैंने निकाला। फिर जब पानी अगर सेम स्पीड से बाउंस बैक करता है तो सेम फोर्स दोबारा से उस सरफेस के ऊपर रिएक्शन देगा, तभी तो निकल के वापस आएगा। तो अगर इसका मतलब ये फोर्स डबल हो जाएगा अगर वाटर जो है बाउंस बैक करता है। तो विदाउट बाउंस ये वाला आंसर होगा, और अगर बाउंस बैक करता है तो सीधा सीधा जो आंसर है वो हो जाएगा डबल। तो इस तरह से हम ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चों न्यूटन ने, ये जो आप पढ़ रहे हैं सारा कुछ, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। इसके बाद न्यूटन ने एक थर्ड लॉ दिया, न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया। पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको मैं ओरली बोल देता हूँ एक बार जल्दी से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो ये है कि अगर कोई बॉडी जो है मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुके रहना चाहती है। इसको आप सेकंड लॉ से प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन हमारा काम फिलहाल सिर्फ समझना है, प्रूव करना नहीं है। देखो F इक्वल टू एम में होता है, और अगर किसी पर अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता ना। और एक्सेलरेशन जीरो में दो ही बातें होती हैं, या तो वो कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, ठीक है, या फिर वो एट रेस्ट है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाओगे तो रुका है तो रुका ही रहेगा, और अगर चल रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। ये मेरा फर्स्ट लॉ है। तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट लॉ को हम सेकंड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड लॉ है ना बच्चों, उसमें बात की जाती है कि एक्शन और रिएक्शन के बारे में। सपोज करो एक ब्लॉक है, आपने उसको एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा। लेटर सपोज उसने जो फोर्स लगाया वो लगाया mg बॉडी का वेट नीचे की तरफ लगाया। ये ब्लॉक ने लगाया टेबल पे। अब टेबल क्या करती है, टेबल ब्लॉक के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में क्या समझने की ज़रूरत है, एक तो ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है, तभी जनरेट होता है जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आती है। जब उस पर अपना लोड डालेगी तभी जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्रिएट होगा। दूसरी बात ये कि जो ये नॉर्मल रिएक्शन लगता है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। आप देख सकते हो जो सरफेस जिस पे लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स जो हो सकते हैं आपको मैं पॉसिबली दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि मान लो एक मेरे पास में यहाँ पे नीचे एक सरफेस है और यहाँ पे एक साइड में वॉल है, और मैंने यहाँ पे साइड में क्या किया, मैंने यहाँ पे साइड में एक ऑब्जेक्ट रखा जो ऐसे लीन किया हुआ है दोनों के साथ में। अब मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल रिएक्शन आपको बताना है, तो देखो कॉन्टैक्ट में एक तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से लगेगा, ऐसे लगेगा। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो कि मेरे पास में एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने जो है यहाँ पे नोट कर रखा था। सपोज़ करो कि यहाँ पे एक बॉल है और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ब्लॉक कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सपोज़ कोई बार रखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें अगर निकालना हो तो यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन N2 ऊपर की तरफ लगेगा, और इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है N3 यहाँ लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो N3 वाला जो पोर्शन है वहाँ पे जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है वो आपका आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगना चाहिए हमेशा। अगर कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज़ एक कंटेनर है, एक कंटेनर में एक बॉल रखी हुई है और उसी कंटेनर में एक और बड़ी बॉल रख दी गई है। अभी आपको नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो नीचे वाले सरफेस पे यहाँ पे देखो आपका N1 ऐसे लगेगा, इधर देख लो नॉर्मल रिएक्शन इधर से N2 ऐसे लगेगा, इधर से देख लो नॉर्मल रिएक्शन N3 ऐसे लगेगा, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N4 ऐसे लगेगा, और दोनों साइड पे लगेगा, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है हमारा एक्ट करता है। ओके, नाउ बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होता है उसका मतलब ये हुआ कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
ओके, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो m में v माइनस यू, वे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। अगर सपोज करो कि कोई एक बॉल सामने जाके किसी बॉल को हिट करती है, ऐसे अगर वो हिट करती है बॉल, तो उसका अगर मोमेंटम जाने का सपोज p है और वो बॉल को अगर हिट करती है सपोज एंगल थीटा पे, तो उसका जो मोमेंटम होगा x डायरेक्शन में वो हो जाएगा p cos थीटा और नीचे की तरफ हो जाएगा p sin थीटा। लेकिन अगर वही बॉल सपोज करो बाउंस कर जाती है बैक, सेम मोमेंटम से बाउंस कर जाती है, ठीक है, तो मोमेंटम दोबारा से p cos थीटा ही आएगा अगर सेम एंगल पे बाउंस बैक में, बस माइनस लग जाएगा और नीचे की डायरेक्शन में आएगा p sin थीटा। तो आप देख सकते हो कि मोमेंटम में जो चेंज आया है, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जो आ रहा है वो आ रहा है, फाइनल मोमेंटम देखो कितना है तुम्हारा माइनस का p cos थीटा, माइनस करना है p cos थीटा, तो आपका मोमेंटम जब चेंज आएगा वो आ जाएगा 2p cos थीटा विद नेगेटिव साइन। ये x डायरेक्शन में चेंज आएगा कि इस डायरेक्शन में p cos थीटा है, फिर इस डायरेक्शन में फिर से p cos थीटा है, तो मोमेंटम में चेंज आया है, डायरेक्शन में भी चेंज आया है। लेकिन अगर आप y में देखो तो नीचे की तरफ आ रहा था p sin थीटा और बाद में भी नीचे ही जा रहा है p sin थीटा, तो मोमेंटम का चेंज जो आ रहा है y डायरेक्शन में वो 0 आ रहा है। तो एक बात तो आप बच्चों को समझ में आ गई होगी कि मोमेंटम का चेंज अगर सिर्फ x डायरेक्शन में आ रहा है तो फोर्स भी बच्चों x डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करेगा, और अगर मोमेंटम का चेंज y डायरेक्शन में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स y डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सरफेस के ऊपर, देखो एक डायग्राम नीचे देखो सारे बच्चे, अगर एक सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉल अगर आपकी हिट करती है, किसी भी एंगल पे हिट करती है, ठीक है, और वो हिट करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हमेशा जो फोर्स लगता है बच्चों वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ठीक है, और किसी डायरेक्शन में नहीं लगता है। आई होप ये पॉइंट जो है काम आने वाले हैं, तुम्हारे यूज़ के होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ में इम्पल्स का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो एक छोटी सी पॉइंट नोट कर लो, रिकॉल है आप लोगों के लिए, कि अगर बच्चों फोर्स को अगर टाइम के साथ प्लॉट करते हो, सपोज करो कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वॉल है और ये एक ऑब्जेक्ट है, जब आपने इसको थ्रो किया तो इस वॉल पे अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये आपका आगे आ रहा है, जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो फोर्स एकदम से बढ़ेगा, टच करेगा फोर्स बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, दबेगा, उसके बाद ये रिलीज़ हो जाएगा और वापस चला जाएगा, तो फोर्स वापस से कम हो जाएगा। तो बच्चों इमेजिन करो कि कुछ ग्राफ आपका ऐसा आया, ठीक है, मतलब फोर्स एकदम बढ़ा और एकदम से कम हो गया, तो बच्चों इसके अंदर का जो शेडेड एरिया होगा, द शेडेड एरिया विल रिप्रेजेंट इम्पल्स। तो इम्पल्स जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी होता है, जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो इम्पल्स f इंटू डेल्टा टी होगा। और बच्चों इम्पल्स को कैलकुलेट करने इंटीग्रेशन ऑफ f dt लगा सकते हो अगर t1 से t2 तक जाना है तो, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स जब भी करने होंगे, सपोज एक ग्राफिकल कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें आ जाता है, अगर तुम्हें ऐसा कोई न्यूमेरिकल दिख जाता है जिसमें तुम्हें फोर्स को टाइम के साथ में दे रखा है, सपोज 5 सेकंड का टाइम है, फोर्स कुछ 20 न्यूटन का है, मैं तुमसे पूछूं बताओ इसमें कितना इम्पल्स होगा, तो बच्चों इसका एरिया तुम्हें जो है वो इम्पल्स कैलकुलेट करके दे देगा। ट्रायंगल का एरिया तुम सबको पता है कि कैसे निकालते हैं, इस तरह से हम इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कई बार इन क्वेश्चंस में, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे, एवरेज फोर्स ऑन एन एवरेज जब ये बॉल पे हिट हुआ, तो अगर सपोज ये वाला ग्राफ है तो एवरेज फोर्स कितना एग्जर्ट हुआ, तो तुम फोर्स इनटू में टाइम इज इक्वल टू एरिया कर देना, क्योंकि एरिया तुम्हारा इम्पल्स है और तुम्हारा इम्पल्स तो एरिया से आ जाएगा, और यहाँ से अगर तुम्हें एफ एवरेज निकालना है तो वो इजीली फाइंड हो जाएगा। यानी कि एफ एवरेज निकालना है तो तुम क्या करोगे, एरिया को डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे, और डेल्टा टी जो टाइम ड्यूरेशन है जो कि 5 सेकेंड का है वो हम लोगों को दिख रहा है, वो हम लोग जो है आराम से पुट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ की हैं, हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ये तो हो गया हमारा फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और एक और ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, और हम ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और हमने इस पर कुछ सपोज करो 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, m1 मास है, m2 मास है, m3 मास है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है, बताओ बीच में जो टेंशन है वो कितना होगा, T1 T2 की वैल्यू बताओ, ठीक है। ध्यान में रखना है कि टेंशन जो होता है वो रोप के अंदर डेवलप होता है और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसा कि आप देखो, आप डायग्राम में m1 मास पे जो टेंशन जा रहा है वो दो, m1 मास पे जो टेंशन जा रहा है वो आपको दो बीच में m और m2 के बीच में दो टेंशन नजर आ रहे हैं, बट जो m1 पे टेंशन लग रहा है वो इधर लग रहा है, क्योंकि सरफेस से रिएक्शन में ना सरफेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा।
तो सिर्फ अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो अकेले सिर्फ m1 को देखो सारे बच्चे, ठीक है। m1 पे बच्चों एक तो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरा फोर्स ऑपोजिट t1 लग रहा है। नाउ चेक करो दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, और सपोज करो कि क्योंकि आपने 200 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया है, एंड इमेजिन करो बच्चों ये ब्लॉक आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। मैं m1 m2 m3 सपोज इक्वल मासेस दे देता हूँ, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, तो सपोज तीनों का मास m ही है, ठीक है। m नहीं मानते, चलो 1 kg मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1 kg इमेजिन कर लो, अगर नहीं दिख रहा तो समझ जाना 1 kg, सारे 1 kg के हैं। तो अगर मेरा मास 1 kg का है तो आप देखो 200 न्यूटन और T1 में से 200 न्यूटन बड़ा होना चाहिए, माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। हमेशा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्यों लिखना है? क्योंकि जब बॉडी मूव कर रही है तो मास तो उसका कांस्टेंट है, ठीक है। तो 200 माइनस T1 इज इक्वल टू मास 1 है और एक्सेलरेशन a है, तो आपके सामने a या आपकी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक्सेलरेशन मैं आपको गिवन दे दूं क्योंकि इसमें इस वाले क्वेश्चन में नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं, अच्छा इस क्वेश्चन को दोबारा ही ले लेते हैं यार, तो मैं कितनी बार करा चुका हूँ क्वेश्चन। बच्चों एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इमेजिन करो कई बार क्या होता है, कई बार कई सारे ब्लॉक्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हुए हैं। एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एक का मास m3 है, और आप इसको जो है इस पर आप f अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि जो m1 m2 के बीच में जो रोप है उसमें कितना टेंशन होगा, और m2 m3 के बीच में जो रोप है उसमें कितना टेंशन होगा। देखो सबसे पहले ये चीज़ देखो, m1 m2 के बीच में दो तरफ से टेंशन आ रहा है, ठीक है। तो m1 पे देखो सारे बच्चे, m1 पे जो टेंशन जा रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि सर्फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा वे जाता है, तो ये रीज़न होता है, ठीक है। जब आप f अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो आप चेक करो टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3, और सपोज करो a इसका नेट एक्सेलरेशन जिससे ये मूव करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन तो एक स्टेप में निकल जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 से डिवाइड कर देंगे फोर्स को, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, इसको करने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको शॉर्टकट में एक तरीका बताऊंगा। देखो आप ये देखो जो T1 है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, जो T1 है ये जो आप ये देखो जो बीच में जो आपका T1 वाला जो रोप जो जिस पर आपको T1 दिख रहा है उस पर किसका लोड पड़ रहा है। तो अगर मैं सब कट कर दूंगा तो सबको पता है कि m2 m3 रुक जाएंगे, तो यानी T1 का काम जो है m2 m3 को खींचना है। तो T1 का काम है किसको खींचना, m2 और m3 को खींचना, तो मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो T1 हो जाएगा m2 प्लस m3 इंटू में एक्सेलरेशन हो जाएगा f अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, इतना सिंपल है। दूसरा देखो, हो सकता है कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता है वो तो नोट कर ही सकते हैं। अब T2 वाले पे देखो, T2 वाले पे किसका लोड पड़ रहा है, T2 वाले पे सिर्फ m3 का लोड पड़ रहा है, तो आपको लिखना है m3 इंटू में a, तो m3 इंटू में a हमारा हो जाएगा f अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ये मेरा T2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो T1 कैलकुलेट हो गया, T2 कैलकुलेट हो गया, इस तरह से सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे करने के और भी तरीके हैं लेकिन कम टाइम में आपको ये सेव कर सकता है आपका टाइम, और इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों सपोज़ करो एक ब्लॉक है, फिर उसके बाद में एक और ब्लॉक है, सपोज़ उसके बाद में एक और ब्लॉक है, सपोज़ m1 m2 m3, देयर आर 3 ब्लॉक्स, और एक सरफेस के ऊपर ये तीनों ब्लॉक्स रेस्टिंग है। इधर से आपने f अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया। तो सबसे पहले तो आपको पता है अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो सबसे पहले तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू में a, आपका एक्सेलरेशन यहाँ से 1 सेकेंड में निकल जाएगा। उसके बाद में अगर मैं आपसे ये पूछूं, सपोज़ करो कि m1 जो है m2 पे कितना फोर्स लगा रहा है और m2 जो है m3 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो अगर मैं आपसे दोनों पूछूं, सपोज़ m1 ने m2 पे सपोज़ करो F1 लगाया, ठीक है, और m2 ने m3 पे सपोज़ F2 लगाया, तो समझने की कोशिश करना F1 कैसे निकालेंगे। m1 जो है फोर्स दे रहा है किसको, m2 को, लेकिन m1 का काम क्या है, m2 m3 को चलाना। तो बेसिकली m1 जो है वो आगे के दो ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मासेस जो पुश हो रहे हैं वो m2 प्लस m3 पुश हो रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। तो F1 आ जाएगा मेरा m2 प्लस m3 इंटू में a मेरा था f अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप ऐसे ही F2 कैलकुलेट कर सकते हो। F2 जो फोर्स m2 डिलीवर कर रहा है m3 को, तो m3 को चलाने का काम है उसका, तो m3 को इतना डिज़ायर्ड फोर्स मिलना चाहिए। तो अगर आपको F2 निकालना है तो आप क्या करोगे,
m3 इंटू में a ले लोगे, फिर एक्सेलरेशन आपके सामने है। इस तरह से ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अगले वाला प्रॉब्लम में सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कुछ एक ब्लॉक लिए हैं, यहाँ पे कुछ एक ब्लॉक्स ऐसे हैंगिंग है, एक ब्लॉक है, फिर एक ब्लॉक है, फिर एक और ब्लॉक है, ऐसे सपोज 3 ब्लॉक्स मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं m1 m2 m3। और सपोज करो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि ये सिस्टम a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको ये बताना है कि यहाँ पे t1 कितना होगा, t2 कितना होगा, t3 कितना होगा। तो सबसे पहले बड़े इजीली मेथड से आप ये देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखो कि जो t1 है उस पर किसका लोड पड़ रहा है। ठीक है, एक सिंगल ब्लॉक बनाएंगे आप और उस एक सिंगल ब्लॉक में ऊपर की तरफ t1 दिखाएंगे। बस ये देखो t1 पे कितने का लोड पड़ रहा है। तो बच्चे कहेंगे सर पूरे सारे का लोड पड़ रहा है। तो आपके लिए m1 + m2 m3 टोटल मास है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस टोटल मास को मैं कैपिटल M मान लेता हूँ, तो ये mg नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन बॉडी तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है a एक्सेलरेशन से, मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ऑब्वियसली मैं पूछूं कि t1 बड़ा होगा या mg बड़ा होगा, तो बोलोगे t1 बड़ा होगा क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है। तो बड़ा फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू m है। तो t1 मेरा कितना आ जाएगा, mg + a, वेर m क्या था वो आपको याद होना चाहिए, m1 + m2 + m3 इंटू में g + a। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी ऊपर जाती है तो आप रियलाइज़ करना कि हमेशा g + a ही आएगा। ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी जब भी जाओगे g + a आएगा। और m1 m2 m3 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि t1 पे तीनों का लोड पड़ रहा है। अब ऐसे ही सोचो कि t2 अगर निकालना हो तो t2 पे कितने का लोड पड़ रहा है, m2 और m3 का, तो बस m2 + m3 इंटू में g + a। ऐसे ही मैं पूछूँ t3 निकालो, कैसे निकालोगे, तो t3 पे किसका लोड पड़ रहा है, सिर्फ m3 का, तो आप लिखो m3 इंटू में g + a। तो इस तरह से शॉर्ट में आप ये फॉर्मूलाज जो हैं अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इस तरह से आप जो है ये ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने इंक्लाइन प्लेन्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इंक्लाइन प्लेन के बारे में रिकॉल कर देता हूँ जल्दी से। कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट है, सपोज नीचे की तरफ mg लग रहा है, सपोज एक एंगल थीटा है। ठीक है, सपोज एक एंगल ये वाला भी थीटा, आपको पता है ये वाला एंगल भी थीटा होता है, mg cos थीटा, और ये रिजॉल्व कर दिया mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको बताया था कैसे लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब बच्चों ये तो हमारा बेसिक सा डायग्राम है। मैंने आपसे किसी भी प्रॉब्लम में अगर ये कह दिया कि अगर किसी क्वेश्चन में ये कह दिया कि सपोज इंक्लाइन प्लेन है, उसमें मेरे पास में यहाँ पे एक ब्लॉक है, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक है, सपोज एक ब्लॉक m1 है, एक ब्लॉक m2 है, मैं इस पे जो है सपोज करो कि F फोर्स इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट ये सिस्टम जो है नीचे की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से, और सपोज ये एंगल थीटा है। तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली आप ये सोचो कि जो टोटल मास है m1 + m2, क्योंकि यूजुअली ऐसे प्रॉब्लम में जब कई सारे मल्टीपल मासेज हो ना, तो आप पता है क्या करो, सबसे पहले तो ना एक सिंगल मास बना लो, वो ईजी हो जाता है। सपोज सिंगल मास कैपिटल M, तो आपको पता है नीचे की तरफ mg जाएगा। ठीक है, प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा mg sin थीटा, लेकिन तुमने उल्टी डायरेक्शन में f लगा रखा है, लेकिन बॉडी तो नीचे जा रही है ना। देखो दो फोर्स mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, जबकि f ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन बॉडी नीचे जा रही है। तो ऑब्वियसली मैं यही मानूंगा ना mg sin थीटा f से तो बड़ा ही होगा। इज इक्वल टू नेट क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा mg sin थीटा माइनस f अपॉन मास। इस तरह से बेसिक प्रॉब्लम्स को तुम आराम से जो है सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ सारी चीज़ें हैं करने के लिए। मोमेंटम और फोर्स के ऊपर ये सारी चीज़ों को अच्छे से तुम लोग रिवाइज़ करो, ब्रशअप करो, उसके बाद में डेफिनेटली से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मुझे लगता है कि शायद से ये सब प्रॉब्लम जो है तुम्हें हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, इससे पहले कि हम जो है लास्ट हम लोग जो है मूव करें, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में बताऊंगा। आज के वीडियो को बस मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। सपोज़ करो बच्चों यहाँ पे मैं देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, A, B, C, D और E। ठीक है, सपोज करो बच्चों ये जो सिस्टम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये जो सिस्टम है वो नीचे आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और सपोज जो D है वो ऊपर जा रहा है अगेन 2 मीटर पर सेकेंड से। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ जो ब्लॉक दिख रहा है F ब्लॉक, उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ब्लॉक F।
एफ ब्लॉक की स्पीड आपको बतानी है। आपको डायग्राम में देखो दिख रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से एक ब्लॉक है ऊपर की तरफ जा रहा है। सपोज करो ये जी ब्लॉक है, जी ब्लॉक आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और आपको पुली सबको नजर आ रहा है। अच्छा देखो आपने एक चीज़ नोट करिए कि जो रोप है वो तो एक सिंगल रोप ही है, उसकी लेंथ तो कांस्टेंट ही होगी, है ना। तो अगर सपोज करो मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल जो लेंथ है अगर वो कांस्टेंट है, ध्यान से समझना, अगर टोटल लेंथ अगर आपकी कांस्टेंट है और मैं अगर इस लेंथ को डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और dl/dt वेलोसिटी होता है। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि टोटल वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। तो मान लो बच्चों, ध्यान से देखना, मान लो कि ऊपर जाने की वेलोसिटी v1 है, इसके नीचे जाने की वेलोसिटी v2 है, इसके नीचे जाने की वेलोसिटी v3 है, इसके ऊपर जाने की वेलोसिटी v4 है, इसके ऊपर जाने की वेलोसिटी v5 है। तो इसके ऊपर या जाने की f कहाँ जाएगा मुझे भी नहीं पता है, तो सपोज़ की वेलोसिटी v6 है, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर जाएगा उसको आप नेगेटिव ले लो और जो नीचे जाएगा उसे पॉजिटिव ले लो, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी एक साइन चूज़ कर लो। मैंने अप को जो है नेगेटिव चूज़ कर लिया है, तो डाउन को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। कोई भी रूल चूज़ कर सकते हो। तो लॉजिकली बच्चों v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब v1 की वेलोसिटी जो है -2 है क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, v2 नीचे जा रहा है, v3 नीचे जा रहा है और दोनों की वैल्यू 6 है। v4 आपका ऊपर जा रहा है, v5 भी आपका ऊपर जा रहा है, यानी कि -2 प्लस -2 प्लस v6 इक्वल टू 0। आप सब ध्यान से देखो, मेरा -2 ने 6 को कट किया, मेरा v6 की वैल्यू -6 मीटर पर सेकेंड आ रही है। आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस जो होता है अप है, इसका मतलब ये हुआ पक्का हो गया कि जो एफ ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा, वो भी 6 मीटर पर सेकेंड से। इस तरीके से बच्चों हम ये भी पता लगा सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको अगली वाली क्लास में कराऊंगा। आप बच्चों को सिर्फ इतना करना है कि अगर इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो। फालतू वीडियो तो मैं कभी खुद भी नहीं बोलता हूँ कि शेयर करो, लेकिन ऐसे वीडियो को शेयर ज़रूर करना चाहिए जहाँ पे कुछ नॉलेज की बात हो रही है और जब टीचर को सपोर्ट मिल रहा है तो आई थिंक दिस विल हेल्प मी टू कंटिन्यू मेकिंग मोर वीडियोज़। बिकॉज अगर आप ऐसे वीडियोज़ को अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर आई थिंक मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाऊँगा और मैं वापस से जो है वहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।